हम हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महानिदेशक भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी श्री एस चौहान साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। नायर विमेंस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षा श्रीमती अंशु चौहान मैम को हम जब भी बुलाते हैं, मैम हमेशा हमारे आमंत्रण का मान रखती हैं। मैम, हम आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ नायर WWO की जितनी सदस्याएं हमारे यहाँ पे इस समय आई हैं, हम उनका भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे डिप्टी डीजी श्री कमलेश गोसाई, जो कि मेरे बैचमेट तो हैं, पर ही इज़ लाइक अम्ब्रेला टू ऑल ऑफ अस, उनका मैं बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उनका सिर्फ एक सवाल होता है, गौरव को चाहिए क्या भाई? तो और मैं होस्ट को तो मैं क्या बोलूँ, लेकिन संजीव चोपड़ा सर, जो कि इस पूरे वैली ऑफ वर्ड्स नेशनल फेस्टिवल ऑफ लिटरेचर के ओवरऑल कन्वीनर हैं, उनकी ये सोच है। और रश्मि चोपड़ा मैडम, वो यहाँ पे हैं। संजीव सर के सानिध्य में मुझे ट्रेनिंग करने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। जब संजीव सर डिप्टी डायरेक्टर होते थे लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी में, उसके बाद जब संजीव सर डायरेक्टर थे, वहाँ के डीजी थे, तब वहाँ पे जाने का मौका मिला। सर ने हम लोगों को इस चीज़ के लिए चुना, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास दिखाया कि हम इस चीज़ को कर सकते हैं। सर, आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। वैसे तो आप हमारे साथ घराती हैं सर, तो इसलिए मैं आपको क्या बोलूँ, लेकिन मैं कमिश्नर साहब, क्योंकि लिटरेरी फेस्टिवल है, तो सर मैं आपका स्वागत इन शब्दों से करना चाहूँगा कि ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, बाय द वे सर, आपके डिप्टी कमिश्नर साहब जो हैं वो भी एक पोएट हैं सर। सो ये हम जो हिज्र में दीवारों दर को, अभी नहीं है सर, वो शाम को आपको पोएट्री उसमें मिलेंगे। तो ये जो हम जो हिज्र में दीवारों दर को देखते हैं, कभी सबा को कभी नामबर को देखते हैं, और वो आए हमारे घर खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको तो कभी अपने घर को देखते हैं। तो हमारे यहाँ मैं लखनऊ से हूँ सर, हमारे यहाँ बुके देना नहीं कहा जाता, हमारे यहाँ गुलपोशी कहा जाता है। और वो बड़ा अच्छा शेर है कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। फूल बड़ी मासूम और बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है। तो आपकी गुलपोशी के लिए मैं संजीव चोपड़ा सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सीपी सर को बुके देकर उनका स्वागत करें। अंजुम, आर यू देयर? ओके। स्वाति, प्लीज असिस्ट सर विद द बुकेस। मैं संजीव सर, अभी आपका गुलपोशी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई है सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे आज के अध्यक्ष डीजी नायर साहब को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करें। सीपी सर, आपका काम बेहद स्ट्रेसफुल है सर, तो इसलिए मैंने आपके लिए ऑर्किड्स चुने, क्योंकि इनकी जिंदगी बड़ी लंबी होती है सर, 3-3 महीने टिकते हैं ये फूल। तो आपको आपके स्ट्रेस से निजात दिलाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा रश्मि चोपड़ा मैडम से कि वो प्रेसिडेंट नायर WWO श्रीमती अंशु चौहान मैम का बुके से स्वागत करें। स्वाति विल प्लीज असिस्ट। हमारी संस्कृति में कहा गया है, तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, कि हे प्रभु, हमको अंधेरे से उजाले की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की तरफ ले चलो। और सेरेमोनियल लाइटिंग ऑफ द लैंप, जो हम ये ज्योति जलाते हैं, ये इसी बात का प्रतीक है कि कितनी भी हवाएं विपरीत हों हमारे पर, ये चिराग हमेशा जलते रहने चाहिए। तो मैं दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथि कमिश्नर पुलिस बड़ौदा श्री शमशेर सिंह साहब को, डीजी सर को जो हमारे आज के अध्यक्ष हैं, संजीव चोपड़ा सर को, LS वाजपेयी साहब को जो कि कन्वीनर हैं इस प्रोग्राम के। उन्होंने पर्दे के पीछे से बहुत काम किया, आपको नज़र मैं ही आ रहा हूँ, पर जैसे बड़े होते हैं वो छोटों को दिखने देते हैं और खुद पीछे छुप जाते हैं, तो वाजपेयी सर ने भी यही किया है। और श्रीमती अंशु चौहान मैडम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैम आप भी आएँ और दीप प्रज्वलन का जो कार्यक्रम है इसमें आप सहभागिता अपनी दर्ज करें। रश्मि मैम, सॉरी मैम, जो दिल के सबसे करीब होता है वो अक्सर छूट जाता है ना, तो मैंने लिखा भी हुआ है, लेकिन मुझसे पढ़ने में गलती हो गई।
अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे गेस्ट से श्री शमशेर सिंह, कमिश्नर पुलिस, श्री एसपीएस चौहान, डीजी सर, संजीव चोपड़ा सर, एलएस वाजपेयी सर, कृपया डायस पे अपना स्थान ग्रहण करें। कमलेश भाई, गलती से आपके नाम की जगह मेरा नाम लग गया है, लेकिन मेरे ख्याल से गलत नहीं है, एक ही है, तो आप प्लीज आए, आ भी जाइए। ये यहाँ रखा जाना था एक्चुअली। ये हमारा उद्घाटन सत्र है और हमारे सारे जो लेखक हैं, कुछ आ चुके हैं, कुछ आ रहे हैं, उनका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और अब मैं और देर किए बगैर मैं निवेदन करूंगा संजीव चोपड़ा सर से कि कृपया वो एक फॉर्मल वेलकम एड्रेस डिलीवर करें। संजीव सर। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव। वैली ऑफ वर्ड्स के वडोदरा संस्करण में सबका बहुत बहुत स्वागत। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे बीच में पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह जी यहाँ हैं और मेरे दोस्त डॉक्टर यहाँ के डीजी एसपीएस चौहान जी यहाँ हैं। हमारी मुलाकात 3 बार हो चुकी है और हर बार लगता है कि बहुत ही एक घनिष्ठ संबंध इस्टेब्लिश हो रहा है। श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और कमलेश, इनफैक्ट इस साल बाय कोइंसिडेंस जब मैं बड़ौदा में था तो आई थॉट कि व्हाई नॉट विजिट द NAIR आल्सो, बिकॉज मेरे यहाँ प्रोबेशनर्स थे, तो इट हैपेंड टू बी देयर एनुअल डे, तो आई गॉट द चांस टू पार्टिसिपेट एंड दैट इज़ हाउ ये विचार बना कि जो हम कर रहे हैं देहरादून में उसको क्यों ना बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में भी उसको आगे डेवलप किया जा सके। और इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि गौरव मेरा प्रोबेशनर भी रहा है और गौरव एक बहुत सक्सेसफुल आयोजक भी है, इसीलिए this is how we thought we'll do the Valley of Words edition in Baroda. So mainly for the benefit of all of us here and also for Shmsher Singh ji, who is a very distinguished IPS officer. And yesterday we had the Police Commemoration Day, which was in honor of the CRPF Jawans who had laid down their lives in the battle with China way back in 1959. और आज ये जो गेंदे के फूल जो यहाँ पे इस हॉल को सज्जित कर रहे हैं, इससे एक लिंक मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारा मिलिट्री स्ट्रैटेजी वर्टिकल जो अभी हाल में दिल्ली में हुआ था, उसमें गेंदे को भारत का फ्लावर ऑफ रिमेम्बरेंस इंडियन सोल्जर के लिए माना गया। तो इसलिए इट इज़ वेरी कॉन्टेक्चुअल कि पुलिस कमेमोरेशन डे के एक दिन बाद जो ये पूरे हॉल की जो ये सजाया गया है ये गेंदे के फूल से है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो द डे टू रिमेंबर बोथ द इंडियन सोल्जर एंड policeman, everybody in uniform who have sacrificed their lives so that we are all happy. So in that context, I'm very glad that the police commissioner is here with us today. कई लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं और कई शहरों में लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स बहुत लिटरेचर फेस्टिवल्स को मिलती हैं। वैली ऑफ वर्ड्स में क्या डिफरेंस है और वैली ऑफ वर्ड्स का क्या स्वरूप हम डेवलप करना चाहें, इसके बारे में मैं आपसे 2-4 शब्द शेयर करना चाहूँगा। वैली ऑफ वर्ड्स आज से 5 साल पहले हमने देहरादून में शुरू किया था, जिसमें आइडिया ये था कि भारत की जो सबसे अच्छी पुस्तकें पिछले 1 साल में पब्लिश हुई हों उनके ऊपर डिस्कशन की जाए। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है कि लिटरेचर फेस्टिवल्स में जो कुछ पॉपुलर नाम होते हैं या जो कुछ इस्टेब्लिश्ड नेम्स होते हैं उन्हीं को लेके बातचीत चलती रहती है। सो यू हैव द सेम सेट ऑफ पीपल गोइंग टू ऑल द प्लेसेस, और जो एक बार नाम जिसका इस्टेब्लिश हो जाता है उसकी एक किस्म से कहा जाए तो एक वर्चस्व या एक मोनोपोली हो जाती है लिटरेचर के फील्ड में। तो हमारा ये मानना था कि हर साल, क्योंकि हिंदुस्तान में हज़ारों किताबें छपती हैं और अलग अलग जॉनर्स में छपती हैं, फिक्शन में, नॉन फिक्शन में,
पोइट्री में ट्रांसलेशन एक नई कैटेगरी है, इसमें यंग एडल्ट्स के लिए, बच्चों के लिए। तो इन सब किताबों की रिकग्निशन अगर साल दर साल ना हो तो शायद हम कुछ खो जाएंगे, और शायद हम उन्हीं गिने चुने नामों के अंदर हमारी रुचि रह जाएगी जिसको हम आमतौर पे देखते हैं। तो आइडिया ये था कि हिंदुस्तान में जो बेस्ट लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा है, ख़ास तौर पे हिंदी और अंग्रेज़ी में और ट्रांसलेशन में, क्योंकि भारत इतना विस्तृत है कि यहाँ की हर भाषा को रिकग्नाइज करना, हर भाषा तक पहुँचना तो शायद एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए संभव नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत की हमने। और फिर इसलिए PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के साथ मिलके जो 8 कैटेगरीज में जो टॉप किताबें होती हैं देश की, जो एक इंडिपेंडेंट जूरी डिसाइड करती है, जिसमें मेरा भी कोई या हमारे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का भी कोई रोल नहीं रहता, तो इंडिपेंडेंट जूरी डिसाइड करती है। बाहर में जो आपके सामने जो बुक रिव्यू पढ़ा है, और इसके अंदर जो उस साल की जो सबसे अच्छी 40 किताबें होती हैं जो वैल्यू ऑफ वर्ड्स को लगता है इंडिपेंडेंट जूरी, उसकी शॉर्ट रिव्यूज़ जो है इस किताब में आपको मिलेंगी। और इसका हिंदी वर्ष जो इसका हिंदी जो संस्करण है सदा नीरा, वो इस साल गौरव यहाँ अंजुम यहाँ बैठे हैं, इनकी मदद के साथ हम वो भी शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो हो गया जो हम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो नॉलेज वर्टिकल्स हैं उसमें इंग्लिश फिक्शन, इंग्लिश नॉन फिक्शन, हिंदी नॉन फिक्शन, मिलिट्री हिस्ट्री, स्ट्रैटेजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, राइटिंग्स फॉर यंग एडल्ट्स एंड राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रन, ये सम्मिलित हैं। आगे हम ये पूरा फेस्टिवल देहरादून में करते थे। अब क्योंकि कोविड है और क्योंकि कोविड के साथ साथ रिस्ट्रिक्शन है कि एक जगह में बहुत लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, प्लस हमें ये लगा कि क्यों ना जो डिफरेंट नॉलेज वर्टिकल्स हैं उनको देश के अलग अलग कोनों में हम ले जा सकें। इसलिए जो मिलिट्री हिस्ट्री एंड स्ट्रैटेजी का वर्टिकल था वो भी हमने हाल ही में दिल्ली में यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन में किया, और बड़ौदा में इस साल हम हिंदी फिक्शन और नॉन फिक्शन की जो सबसे बढ़िया 10 पुस्तकें हैं उनके ऊपर इस सत्र के बाद वो चर्चा होगी, साथ में कवि सम्मेलन और कुश्तियाँ होंगी। इसके बाद हम कलकत्ते जाएंगे जहाँ पे अंग्रेज़ी फिक्शन और नॉन फिक्शन की चर्चा होगी। जैसे यहाँ का नाम वांग्मय है, कलकत्ता एडिशन का नाम द जॉय ऑफ वर्ड्स है, कलकत्ता सिटी ऑफ जॉय है, और शब्दों को सेलिब्रेट करेंगे। इसके बाद फिर हम हैदराबाद जाएंगे जहाँ हम इसको बोल रहे हैं ट्रांसक्रिएट एंड सेलिब्रेट, जहाँ पे भारतीय भाषाओं से अंग्रेज़ी में जो अनुवाद है उस पर चर्चा होगी। और फिर फाइनली देहरादून में हिस्ट्री ऑफ साइंस के ऊपर चर्चा है, जो ट्रांसलेशंस हैं भारतीय भाषाओं से हिंदी में उस पर चर्चा है, और 3 वाद विवाद जो हम हर साल कराते हैं। तो ये एक संक्षिप्त आयोजन है वैल्यू ऑफ वर्ड्स का। मेन पर्पस यही है कि लिटरेचर को और लोगों तक पहुंचाया जा सके, जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर उस पर चर्चा हो, उस पर डिस्कशन हो, और जो इंटरजनरेशनल गैप है उसको थोड़ा हम दूर कर सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि फेस्टिवल्स में 5 साल से लेकर 95 साल तक सबकी भाषा, सबकी वाणी, सब लोगों का इसके अंदर जुड़ाव हो। और क्योंकि ये सारे सेशंस आजकल लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, क्योंकि अभी तो कोविड की वजह से फिज़िकल अटेंडेंस थोड़ी एक मुश्किल भी है, तो हमारे सारे सेशन जो हैं ये फिज़िकली दीज आर बीइंग लाइव स्ट्रीम। मुझे बहुत खुशी है कि आप सब लोग हमारे बीच में यहाँ हैं। मैं आई वुड स्पेशली लाइक टू थैंक नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, क्योंकि पूरा सहयोग आपका रहा है इसके अंदर, और ख़ास तौर पे गौरव को भी मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स तो बेमिसाल हैं, और खैर उनकी जो भाषा शैली है वो तो बहुत बढ़िया है। उनका ट्रेनर होने के नाते मैं कुछ क्रेडिट ले लेता हूँ कि जो कर रहे हैं उसके पीछे मेरा भी अच्छा खासा सहयोग है गौरव। सो विद दीज फ्यू वर्ड्स लेट मी थैंक ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद। आप अपने जीवन में हमेशा 2 चीज़ों के लिए प्यासे रहते हैं, एक पिता के मुंह से तारीफ, दूसरा गुरु के मुंह से तारीफ, और दोनों में से एक भी मिल जाए तो बड़ी बात है। मुझे तो दोनों ही मिल गई तो मैं तो धन्य हो गया। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई, मेरे बैचमेट और इस संस्था के DDG श्री कमलेश गोसाई से कि वो आएँ और अपना वक्तव्य हमको दें। Thank you, Gaurav. Good morning or good afternoon to you all. Respected Sri Dr. Sanjeev Chopra, इस लिटरेचर फेस्टिवल के आयोजक, प्रणेता और हमारे भी गुरु रहे हुए हैं हम और गौरव दोनों साथ में
मसूरी में फाउंडेशन प्रोग्राम किए थे। रिस्पेक्टेड श्री SPS चौहान, डायरेक्टर जनरल नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज, रिस्पेक्टेड श्री शमशेर सिंह, कमिश्नर ऑफ पुलिस वडोदरा, रिस्पेक्टेड श्री LS वाजपेयी, अंशु चौहान मैडम, प्रेसिडेंट नायर WWO, सारे अतिथि, सारे साथी और डियर गौरव, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये नायर का सौभाग्य है कि 5 शहरों में वडोदरा को पसंद किया गया। ये वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य के ये बहुत ही अच्छे संगोष्ठी के लिए 2 दिन यहाँ पे अलग अलग किताबों पे चर्चा होगी, कवि सम्मेलन होगा, कथक संध्या होगी। तो ये संजीव चोपड़ा सर और गौरव की वजह से वडोदरा और नायर को ये फ़ायदा मिल रहा है। दूसरा सर, जब आपने बताया वैली ऑफ वर्ड्स के बारे में संजीव चोपड़ा साहब ने, तो एक चीज़ हमको याद आई। यहाँ पे हम लोग प्रोबेशनर्स को और इवन फॉर मिडिल मैनेजमेंट MDP और AMP के पार्टिसिपेंट्स को एक सवाल पूछते हैं जरूर, भाई पिछले साल 2 साल के पब्लिश्ड कितने टाइटल आपने पढ़े, और उससे एक जजमेंट आता है, एक समझ आती है कि कितने हमारे ऑफिसर्स करंट है या पढ़ने में रुचि रखते हैं। और प्रोबेशनर्स को हम लोग खास करके यहाँ पे बुक ऑफ रिव्यू कराते हैं, उसमें कोशिश ये करते हैं कि भाई पिछले साल 2 साल के ही टाइटल पसंद किए जाए। तो गौरव से निवेदन है कि गौरव, जो वैली ऑफ वर्ड्स का इतना किसी ने मेहनत किया हुआ लिस्ट है, जो टॉप की कुछ किताबें हैं, तो हम लोग अपने प्रोबेशनर्स को आगे से कोशिश करेंगे कि बुक रिव्यू में वही बुक का रिव्यू करने के लिए सजेस्ट करें। तो उस वजह से सर आपका एक परमानेंट योगदान रहेगा। एक तो नायर में वैली ऑफ वर्ड्स का ये आयोजन हो रहा है। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी नायर को और वडोदरा को ये मौका मिलता रहे। यहाँ की लोग, यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, ट्रेनी ऑफिसर्स होंगे, उन सबको फ़ायदा होगा। ये साहित्य के बारे में बात करना, लेटेस्ट किताबों के बारे में बात करना। अदरवाइज हो सकता है कि आज के ज़माने में बहुत सारे लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है। जब हमारे ऑफिसर्स नए ज्वाइन करते हैं सर्विस में, तब तक तो दैट्स फाइन। आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस 5 years, 10 years down the line, many of them they stop reading for various reasons, maybe work pressure, maybe various issues to be tackled in life. तो ये अच्छा बात है सर। और हम लोग प्रोबेशनर्स को कहते हैं कि कोशिश करो आप साल में 52 किताबें पढ़ने की। अगर 30 अगर आपने कर लिया, तो 10 साल बाद अगर कोई आपके बैचमेट देखेंगे या आपके गुरु देखेंगे, तो उनको पता चल जाएगा कि ये अलग है। तो सर आपका धन्यवाद। गौरव, आपका भी खूब खूब धन्यवाद कि आपकी वजह से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है। और हम लोग सारे लोग जो यहाँ पे उपस्थित है, वो जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, सबको फ़ायदा होगा और नायर को परमानेंटली वैली ऑफ वर्ड्स के साथ जुड़ने का ये अवसर मिला। धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश भाई, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि हमारे यहाँ जो बुक रिव्यू होता है, इनफैक्ट एक चीज़ है कि उसमें ओवरवेलमिंगली जो प्रोफेशनल्स हैं दे चूज़ इंग्लिश बुक्स। तो जो हमारे पास अभी हिंदी टाइटल्स हैं और सारे के सारे एक बहुत ही ग्रैंड जूरी के सेलेक्टेड टाइटल्स हैं। इनफैक्ट सर, मैं कल रात को ही मैंने दास्तान मुग़ल आज़म 350 पन्ने ख़त्म करी। तो पढ़ के तो वो ऐसी कैप्टिवेटिंग किताब है कि आप उसको शुरू करेंगे तो आप जब तक ख़त्म नहीं कर देंगे आप उसको रखेंगे नहीं। तो सारी किताबें ऐसी हैं, अभी एक का मौका मिला है। तो ये है कि हम इन किताबों को इंक्लूड करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल हिंदी की किताबों का बुक रिव्यू करें। और रही बात पढ़ने की, तो कमलेश भाई, मैं जब इलाहाबाद में था तो एक हमारे वकील साहब थे, तो मुझसे बात कर रहे थे। मुझसे बोले, आपको पता है कि बंसल साहब, आप में और मुझ में क्या फ़र्क है? मैंने कहा, क्या फ़र्क है? मैंने कहा, आप वकील साहब हैं, आपके पास हम एडवाइस के लिए जाते हैं। बोले, यही फ़र्क है। बोले कि आपने समय पर एक बार पढ़ाई कर ली और आप अफसर बन गए। जब आप अफसर बने तो मैंने पढ़ाई करनी शुरू करी और आपने बंद कर दी। तो इसलिए आज आप मेरे पास एडवाइस के लिए आए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एज ब्यूरोक्रेट्स वी स्टार्ट रीडिंग एंड कीप रीडिंग। तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगा, गुजारिश करूँगा DG सर से कि वो अपना अध्यक्षीय उद्बोधन से हम लोगों को कृतार्थ करें।
नमस्कार। वैली ऑफ वर्ड्स साहित्य महोत्सव के बड़ौदा चैप्टर के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि कमिश्नर पुलिस बड़ौदा श्री शमशेर सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के पूर्व महानिदेशक श्री डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी, महोत्सव के बड़ौदा चैप्टर के संयोजक और हिंदी साहित्यविद श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, सह संयोजक श्री गौरव कुमार बंसल, श्री अंजुम शर्मा, आए हुए सभी सम्मानित लेखकगण, अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्यांगना श्रीमती मनीषा गुलियानी, उनके साथी कलाकार श्री रमेश मेवल एवं श्री मोहित गंगानी, उप महानिदेशक भारतीय रेल अकादमी डॉक्टर कमलेश गोसाई, अध्यक्षा नायर WWO श्रीमती अंशु चौहान एवं सदस्याएँ WWO, अकादमी के संकाय सदस्य, अधिकारीगण, उनके परिवार के सदस्य एवं गणमान्य अतिथिगण, भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी के ख्यातिलब्ध सरदार पटेल सभागार में आज के आयोजन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि साहित्य मनुष्य की आत्मा का प्रतिबिंब होता है। यदि विज्ञान शरीर है तो साहित्य प्राण है। साहित्य सर्जन मनुष्य की प्राचीनतम उपलब्धियों में से एक है, जो मानवता के उदय काल से निरंतर चला आ रहा है। कागज और पुस्तक के आविष्कार ने मनुष्य को अपने विचारों को संजो कर रखने और दूसरों तक पहुंचाने का अद्वितीय साधन दिया है। ये सही है कि आज के इलेक्ट्रॉनिक युग में जानकारी को दूसरों तक पहुंचाने के असंख्य साधन उपलब्ध हो गए हैं, परंतु आज भी पुस्तकों का कोई विकल्प नहीं है। परंतु यह भी सच है कि आजकल लोगों में, विशेषतः युवा पीढ़ी में, पुस्तकों के प्रति लगाव कम हो रहा है। यह गंभीर समस्या है और वैली ऑफ वर्ड्स सरीखे प्रतिष्ठित साहित्य महोत्सव इस समस्या का समाधान है। इसलिए जब श्री संजीव चोपड़ा जी ने इस अखिल भारतीय महोत्सव के हिंदी साहित्य चैप्टर को बड़ौदा चैप्टर के नाम से भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी के प्रांगण में आयोजित करने का प्रस्ताव रखा, तो हमने सहर्ष इस प्रस्ताव का स्वागत किया। कुछ महीनों पहले हुई चर्चा आज इस गरिमा में आयोजन के रूप में हम सबके सामने प्रत्यक्ष है। ये हम सबके लिए बेहद हर्ष का विषय है। वैली ऑफ वर्ड्स बड़ौदा चैप्टर में देश भर के ख्यातिलब्ध और लोकप्रिय लेखक लेखिकाएं अकादमी आए हैं। उनके आने से निश्चित रूप से अकादमिक माहौल सुदृढ़ हुआ है। उन्हें यहाँ आने का जो कष्ट किया है, उन्होंने जो यहाँ आने का कष्ट किया है, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। इस आयोजन की खास बात यह है कि पूरा बड़ौदा चैप्टर हिंदी साहित्य पर केंद्रित है और आपको जानकर यह हर्ष होगा कि भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी में लगभग 100% कार्य हिंदी में होता है और समय समय पर अकादमी और अकादमी के संकाय सदस्य, स्टाफ राजभाषा के अनेकों प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि किसी एक भाषा में पूरे देश को एक सूत्र में बांधने की क्षमता है तो वो निसंदेह हिंदी ही है। आज अकादमी में इस आयोजन से, जिसकी कि लाइव स्ट्रीमिंग इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व में हो रही है, हिंदी भाषा और साहित्य को बल मिलेगा। इस बात के हम प्रति आश्वस्त हैं। एक बार पुनः मैं आप सबका आज के आयोजन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये वास्तव में हमारी अकादमी के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि गुजरात में स्थित होते हुए भी हम लोग, क्योंकि गुजरात खस क्षेत्र में आया, पर हम लोग लगभग अपना 100% कार्य हिंदी में करते हैं और हमारे आदरणीय डीजी महोदय जो नगर राजभाषा कार्यकारिणी समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं। तो इसलिए राजभाषा के प्रति और हिंदी के प्रति हम सबका बहुत लगाव है और उसके प्रति हम लोग बहुत ही समर्पण से कार्य करते हैं। हमारे बीच में लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, जो कि इस बड़ौदा चैप्टर के कन्वीनर हैं। आप दिल्ली से बेस्ड हैं तो उतना आपको यहाँ पे नज़र नहीं आए, लेकिन मैंने फ़ोन कर करके उनकी कितनी जान खाई है मैं ही जानता हूँ और वही जानते हैं।
तो इसलिए उनका पूरा सपोर्ट और पूरा उनकी जो एक बौद्धिक क्षमता हमारे साथ लगी रही है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो आएँ और बतौर कन्वीनर, और वो पहले भी इसके संयोजक रह चुके हैं, तो अपना कुछ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। आज के इस भव्य आयोजन के मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय SPS चौहान जी, अंशु चौहान जी, और इस वैली ऑफ वर्ड्स के संस्थापक और इस जो विराट एक भव्य आयोजन पिछले इतने वर्षों से हो रहा है, डॉक्टर संजीव चोपड़ा जी, रश्मि चोपड़ा जी, कमलेश जी और हमारे गौरव बंसल जी, साथ ही साथ यहाँ इसी नगर की डॉक्टर नलिनी पुरोहित जी, डॉक्टर क्रांति कनाटे जी, अहमदाबाद से आए डॉक्टर मालिनी गौतम, सभी जो यहाँ लेखक आए हैं और यहाँ आप सब प्रबुद्धजन बैठे हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं इस आयोजन से डॉक्टर संजीव चोपड़ा ने बिल्कुल शुरुआत से, जब इसकी परिकल्पना हुई थी तभी से मुझे जोड़ा था। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस आयोजन से जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, और मेरा ये भी अनुभव है कि जितने भी देश में लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, असम से शुरू करें, ब्रह्मपुत्र लिटरेरी फेस्टिवल से लेके, उन सब से मुझे जुड़े रहने का अवसर मिला है। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि जो कंटेंट, जो विषय वस्तु वैली ऑफ वर्ड्स के लिटरेरी फेस्टिवल में होती है, वो किसी भी लिटरेरी फेस्टिवल में नहीं होती है, क्योंकि इसमें मिलिट्री हिस्ट्री भी है, इसमें पर्यावरण भी है, इसमें देश की तमाम सारी चिंताएं हैं, साहित्य भी है, साहित्य के सारे पहलू हैं। तो इस नाते मैं ये कह सकता हूँ कि इसका एक अपना, एक पूरे देश में और जितने भी लिटरेरी फेस्टिवल होते हैं उनमें इसका एक अपना, एक अलग, एक अनूठा महत्व है। मैं देख रहा हूँ उमाशंकर यादव जी यहाँ आ गए हैं, इन्होंने अहमदाबाद लिटरेरी फेस्टिवल किया था, बहुत शानदार रहा था, उसमें आया था मैं। तो ये मैं कह रहा था, और जब पहला ये वैली ऑफ वर्ड्स का फेस्टिवल हुआ, तभी से सिलसिला ये शुरू हुआ कि हिंदी साहित्य में जितनी तरह की चुनौतियां हैं, चाहे वो प्रकाशन की चुनौतियां हैं, चाहे वो जो हिंदी साहित्य में जो लेखन हो रहा है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, आम लोगों के लिए, वंचितों शोषितों के लिए, दलितों के लिए वगैरह वगैरह, वो सारे पहलू और देश भर के जो क्षेत्र के उस विषय के विद्वान हैं वो उसमें आए हैं। नाम लूंगा तो बहुत लंबा वक्त लगेगा, उस सूची बहुत लंबी हो जाएगी। तो और ये भी मैं इस अवसर पे कहना चाहूँगा कि देखिए, साहित्य कहने की आवश्यकता नहीं, वो भी ऐसा विषय जिस पर घंटों बोला जा सकता है, लेकिन मैं दिल्ली से आया हूँ, इसलिए सबसे अच्छा उदाहरण तो मुझे वही लगता है कि जब नादिर शाह यहाँ पर आया और उसके सिपाही की झड़प हो गई, पुरानी दिल्ली के किसी से मारपीट हो गई, और उसने कहा कि जो जहाँ मिले उसका कत्लेआम करो, और 6 दिन वो कत्लेआम चला था। जब नालियों में खून बहने लगा, सड़कों गलियों में खून बहने लगा, लाशों के ढेर लग गए, तब उस कत्लेआम, 6 दिन के कत्लेआम को रोकने के लिए उनका जो शाही शायर था, जिसकी सैलरी इस बात की थी कि वो उस सुल्तान की तारीफ करता रहे, लेकिन आफ्टर ऑल पोएट इज ए पोएट, जब उसका दिल नहीं माना, इसने इतनी लाशें, इतना खून देखा, तो उसने एक शेर लिखकर भेजा, और उस शेर का मफहूम में आपको, फारसी में था वो, तो मैं उसका हिंदी आपको बताता हूं कि उस शेर में क्या था। ऐसा क्या था कि 2 लाइन का वो शेर पढ़ करके नादिर शाह ने 6 दिन का कत्लेआम तुरंत रोक दिया। उस शेर में ये था, उसने अपना काम किया। वो देखिए, यही कौशल होता है एक कवि का। उसने तारीफ की, और जो उसका काम था, जिसकी सैलरी मिलती थी, उसने कहा, हे सुल्तान, तू तो दुनिया का सबसे ताकतवर सुल्तान है, और ये जो खून बहा है, जो लाशें गिरी हैं, मुझे मालूम है कि तेरे तलवार की खून की प्यास अभी नहीं बुझी होगी, तो तेरे लिए क्या मुश्किल है, तो तू दुनिया के इतना ताकतवर सुल्तान है, ऐसा कर कि ये जो लाशें हैं इनको दोबारा जिंदा करके दोबारा कत्ल कर, ताकि तेरी तलवार के खून की प्यास बुझ जाए। अब ये तो उसके बस में नहीं था, तो वो तुरंत कत्लेआम रुका। तो बहरहाल दुनिया भर में जितने कानून, दुनिया भर में बहुत सारे जो कानून बदले हैं, उनमें साहित्य का योगदान है। ताजा उदाहरण लें
तो हम सब जानते हैं किन्नरों की समाज में क्या स्थिति थी, कैसे हम उनको उपेक्षा से, घृणा से देखते थे। लेकिन आज भारत सरकार ने भी नोटिस लिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने नोटिस लिया। अब तीसरा एक उसमें कॉलम आ गया है। ये कैसे हुआ है? ये हुआ है जो चित्रा मुद्गल जी का नॉवेल आया, या और नॉवेल तीसरी ताली आया और आया, तो समाज में ये जो शुरुआत होती है, चाहे वो वैज्ञानिक आविष्कार हो, चाहे जो हो, चाहे कानून हो, वो कहीं ना कहीं साहित्य से उसकी शुरुआत होती है। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि इस तरह के आयोजन होते रहें। बहुत सीधा सा उदाहरण दें तो जापान में देखिए 13 करोड़ की आबादी है और 4000 से ज्यादा विश्वविद्यालय है। भारत की 130 करोड़ से ज्यादा आबादी है, तो कायदे से तो 40,000 विश्वविद्यालय होने चाहिए, लेकिन है सिर्फ 1000 के आसपास। तो फर्क भी आप देख रहे हैं, किताबों का भी वही फर्क है। 2006 में भारत और चाइना करीब करीब बराबर जैसे थे, लेकिन अब वो कई 10 गुना करीब, वो चाइना तो 15 गुना आगे बढ़ गया पब्लिशिंग में, हम रह गए। तो उसका अंतर भी हम साफ देख सकते हैं। इसलिए किताबों का बहुत महत्व है। और ये भी कि जहां तमाम सारे साहित्य उत्सव, कुछ अपवादों को छोड़ करके, वो उनमें तमाशा ज्यादा होता है, ग्लैमर ज्यादा होता है, चमक दमक ज्यादा होती है, लेकिन कंटेंट यहां तो सीधा सीधा देखिए, जैसे बताया संजीव चोपड़ा जी ने कि 8 कैटेगरी में बाकायदा बहुत प्रतिष्ठित सम्मान दिए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आयोजन, आप सब इसके साक्षी बनेंगे। आप सबका बहुत स्वागत है और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे। अभी तो ये पैन इंडिया बना है, अभी बड़ौदा और कोलकाता वगैरह वगैरह। कामना करता हूं कि ये इतना आगे बढ़े कि ये अंतर्राष्ट्रीय, बहुत कभी इसका दुबई में, सिंगापुर में, लंदन में महोत्सव बने। तो क्योंकि ये जैसे कहते हैं कि खुशबू को बिखरने का बहुत शौक है, मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो ये रिश्ता हमारे संजीव चोपड़ा जी और गौरव बंसल जैसे लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप सबका। बहुत बहुत धन्यवाद वाजपेयी साहब। और बिल्कुल, जब मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में था तो वर्ष 2014 में 13-14 में मौका मिला क्यूबा में जाके एक अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल करवाने का। कल्चरल फेस्टिवल था जिसमें फूड फेस्टिवल था, कल्चरल फेस्टिवल था, लिटरेरी फेस्टिवल भी था। स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री में जाके हम लोगों ने हिंदी का लिटरेरी फेस्टिवल करवाया। और क्यूबा और हिंदुस्तान का जो हिंदी साहित्य है उसके बीच में क्या कनेक्शन है, उसका फेस्टिवल करवाया। और इतनी भीड़ उमड़ी थी उस फेस्टिवल में, तो उसको देखकर इस बात का अंदाज़ा होता है कि जो समाज अपने साहित्य से जुड़ा रहता है वो समाज एक अलग लेवल पे पहुंचने लगता है। और वो बहुत जुड़ाव था उनका, और इतना भव्य स्वागत हुआ लेखकों का वहाँ पे कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो जो सर ने कहा अंतर्राष्ट्रीय, तो सर अगर मौका मिलेगा तो मुझे लगता है कि बहुत सक्सेस मिलेगा अब्रॉड भी। और ईश्वर से प्रार्थना है हम सब के सब लोग जो है सरस्वती के मंदिर में कि ऐसा हो जाए। और महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें कि एक यक्ष के कुंड पर सब लोग पहुंचते हैं और वहाँ पे सबको प्यास लगी है, 5 पांडवों को। तो ये होता है कि यक्ष सवाल पूछता है कि आखिरी सवाल पे अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो आखिरी सवाल सबसे मुश्किल है, जिसको यक्ष प्रश्न कहा गया है। तो युधिष्ठिर उसका जवाब दे पाते हैं। युधिष्ठिर से पूछते हैं सुख क्या है। तो इसके 2 उत्तर प्रचलित हैं। एक कहता है निरोगी काया, लेकिन मैं उसको नहीं मानता। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर ने कहा सत्संग, सुख है सत्संग। और आज हमें सत्संग का सुख प्राप्त हो रहा है। तो जो यक्ष प्रश्न का सबसे बड़ा सुख था वो हमको आज मिल रहा है। तो इसलिए सत्संग बड़ा हो या छोटा उससे फर्क नहीं पड़ता है, इस बात से फर्क पड़ता है कि सत्संग है। और हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि शमशेर सिंह साहब हैं। तो अब मैं उनको और आपको और इंतजार नहीं करवाऊंगा, और उनको मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आएँ और अपनी संगति का सुख हम लोगों को प्रदान करें और अपने उद्बोधन से हम लोगों को कृतार्थ हैं। थैंक यू गौरव। हमारी लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर संजीव चोपड़ा, एकेडमी के डायरेक्टर SPS चौहान साहब, LS वाजपेयी जी और डॉक्टर कमलेश गोसाई, गौरव, बाकी सभी लेखकगण। मुझे जब गौरव ने और कमलेश ने बोला कि आप आइए, तो मैं कई देर तो सोचता रहा कि मैं ना तो मैं लेखक हूँ, ना मेरा नाम लेखक जैसा है, ना मेरा काम लेखक जैसा है। ना मेरा काम, ना मेरा नाम। तो आई वाज कंफ्यूज्ड। मैं सुबह भी सोच रहा था मैं जाऊँ नहीं जाऊँ।
तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, सब लोग लेखक हैं और कुछ अच्छी बात कहेंगे तो कुछ सीख लूँगा। तो मैं सीखने के उद्देश्य से आया हूँ। और जैसे कि बोला कि भाई अच्छा सत्संग हो तो बड़ा सुख होता है, तो इन्होंने गौरव ने बोला कि सत्संग में जितने भी पल आप बिताते हैं तो वो आपके लिए खुशी के होते हैं। खैर, भाषा के बारे में लोगों के बड़े अभिप्राय रहते हैं और लेखक के बारे में भी बहुत सारी गलतफहमियां रहती हैं और लिटरेचर के बारे में भी बहुत सारी रहती हैं। एक तो कई बार हम सोचते हैं कि मतलब लेखक बहुत गंभीर पर्सनालिटी होती है, वो तो और बहुत सारे जो लेखक बनने लगते हैं तो वो भी गंभीर रहना शुरू कर देते हैं और उनको शायद बहुत देर तक समझ में नहीं आता कि ये गंभीरता जो है आपकी डेवलपमेंट को रोक रही है, और बाद में पता चलता है कि उनकी किताबें तो कोई बिकी ही नहीं। अब बैरोमीटर क्या है? बैरोमीटर तो किसी भी लिटरेचर का या किसी भी काम का ये है कि कितने लोगों को फायदा हुआ, कितने लोगों ने पढ़ा और कितनों ने खरीदा। अब बहुत सारी कविताएं या बहुत सारा बुक्स इतनी गंभीर होती हैं और या इतनी भाषा उतनी शुद्ध होती हैं वो समझ ही नहीं आती। अब शुद्धता, अब क्या है कि ग्रामर इज ए वेरी डेवलपिंग काइंड ऑफ फील्ड। मतलब ग्रामर में आप देखोगे कि कोई भी ग्रामर स्टैटिक नहीं होती है, कोई भी लैंग्वेज भी स्टैटिक नहीं होती है। इंग्लिश में कितने वर्ड हमारे हिंदी, संस्कृत और गुजराती के घुस गए हैं और गुजराती में कितने इंग्लिश के वर्ड घुस गए हैं। तो मेरा मतलब मैं बहुत दिनों के बाद मेरा एक ओपिनियन बनता जा रहा है कि भाई भाषा ऐसी होनी चाहिए जो कॉमन आदमी को टच करे, उसको समझ में आए। शुद्धता एक अलग चीज है, पर रेलेवेंट होना एक अलग चीज है और उसको समझ में आना एक अलग चीज है। रेलेवेंट होना भी बहुत अच्छी चीज है। मतलब हम लोग तो पॉलिटिशियन से बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्ट में रहते हैं, मोदी जी को सुनते रहते हैं। मोदी जी भी वही चीज़ बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं या जहां उनको दर्द होता है। उनकी बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो ऑडियंस को देख के वही चीज़ डिस्क्राइब करेंगे जो उन लोगों को कहीं ना कहीं दर्द है या उनको उस कोई प्रॉब्लम से या समस्या से जूझ रहे हैं। ये बड़ी इंट्यूटिव सी चीज़ है, मतलब हर आदमी को नहीं आ पाती है। मैं भी कई बार देखता हूँ कि एक बार स्वामीनारायण मंदिर जो सबसे बड़ा बैप्स का इंस्टीट्यूट है, तो उनसे कई बार इंटरेक्शन रहता है हमारा। हमारे पास आते हैं, वो कई बार बुलाते भी हैं और उनको बुलाने का है, मतलब कोई भी आशय हो सकता है लेकिन ऑफिसर्स को बुलाते हैं वो, तो बैठने का मौका मिलता है। उनमें एक ब्रह्म बिहारी स्वामी है जो एप्स जो प्रमुख स्वामी के मेन मैनेजर हैं, जो सब मैनेज करते हैं, और वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े हुए हैं। बड़ी अच्छी फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, अध्यात्म को अच्छी तरह समझते हैं, गीता को भी समझते हैं। तो सूरत में मैं था आईजी, तो सूरत में हम लोग, उन्होंने बहुत बड़ा करीब 100 एकड़ में एक बड़ा सा प्रदर्शनी लगाई थी जिसमें बहुत तरह की चीज़ें थी। तो हम घूमने लगे, रात हो गई थी, मैं सबसे लेट गया था, तो हम घूमते रहे। तो मैंने बोला आपका क्या इसमें रहता है, मतलब धर्म में आप क्यों लोगों को जोड़ते हैं और क्यों इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों लगाते हैं? उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बोला देखो हम लोगों को इसलिए जोड़ते हैं कि हम लोगों की लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस कर पाए और हम अपने धर्म की जितनी भी एक्टिविटी है उसको कैलिब्रेट करते रहते हैं कि हम लोगों की लाइफ में रेलेवेंट बन पाए, हमारी रेलेवेंस रहे धर्म की। वो धर्म भी यही है कि धर्म की जब रेलेवेंस नहीं रहती है तो धर्म को लोग इग्नोर करते हैं। तो धर्म को भी, रिलीजन टीचिंग को भी हमेशा इवोल्व होना पड़ता है। अगर वो इवोल्व नहीं होती है, जैसे आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई किन्नरों के बारे में, तो अब किन्नर का अगर आप इवोल्व नहीं होगे, उनको नहीं आप वो करोगे, तो समाज पे एक कलंक रहता है। तो वो चीज़, मतलब लेखक या कवि में एक ताकत होती है
कि वो पावर्स को रियलाइज करवाए कि ये एक्चुअली एनोमली है, यहाँ कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको पकड़ो। जैसे नादिर साहब को उसने दिखा दिया कि भाई जब तो जिंदा नहीं कर सकता तो मार क्यों रहा है उसको कोई नहीं बोल सकता, पर उसने शायर ने अपने उसमें एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दी कि जिंदा करने की ताकत तेरे में है नहीं, तो मार रहा है, तो वो एक मतलब अहम है तेरा। तो वो रियलाइज सिर्फ कवि करा सकता है और वो लेखक करा सकता है। मेरे को प्रेमचंद बहुत पसंद है, मतलब क्योंकि मैं भी फार्मिंग कम्युनिटी से हूँ, उसकी भी बहुत सारी जो स्टोरीज हैं वो फार्मिंग से जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी गरीबी से जुड़ी हुई हैं। गोदान मुझे बहुत पसंद है, बचपन में मैंने गोदान पढ़ा था। तो लेखक में एक बड़ी ताकत होती है कि वो आदमी के अंदर पता नहीं कहाँ से एक वो ताकत टिटोर लेता है। उसकी एक छोटी सी स्टोरी थी, नाम मुझे नहीं पता है, उसमें एक विधवा की कहानी है कि अब जिस टाइम प्रेमचंद जी थे उस टाइम विधवा के लिए जीना और मुश्किल था, हर तरह की पाबंदी थी। तो वो हस्बैंड नहीं है, वो काम नहीं कर रही है, घर में खाने के लिए नहीं है, लोग ताने मारते हैं ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, तो वो कंफ्यूज्ड बैठी हुई थी। तो उसके बाद उसको लगा कि उसकी सलवार फटी हुई है, तो इसका मेरे को बाहर जाना है, तो मैं क्या करूं। बड़ी छोटी सी इंसिडेंट है। तो उसने कहीं से सुई ढूंढी, धागा ढूंढा और उस सलवार को सील लिया और सलवार सील के बोले अब मेरे को कोई नहीं रोक सकता, अगर मैं ये सलवार सील के बाहर निकल सकती हूँ तो मैं पूरे वर्ल्ड में कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब इतना ही एंड है। बट दैट इंसिडेंट शोज कि वंस यू स्टार्ट डूइंग समथिंग कंस्ट्रक्टिव तो आप कुछ भी कर सकते हो। एक जैसे नादिर साहब को इन्होंने बताया, एक इंसिडेंट मुझे ध्यान में आता है जो बिल्कुल 19वीं सदी का ही है। एक गजल नगमा किसी ने सुना होगा, हम देखेंगे, कितना ताकतवर है। मतलब वर्ड जो है सिर्फ हम देखेंगे, उस गजल को सुनते ही आप में एक अलग ऊर्जा आती है, जबरदस्त ऊर्जा आती है। मैंने उसको कई बार सुना है, बहुत स्लो है, फैज का नगमा है और इकबाल बानो ने गाया है, बड़ी स्लो आवाज में गाया है और उसने पूरे पाकिस्तान की सरकार का तख्ता पलट दिया था। पर वहां भी एक चीज है, जैसे नादिर साहब में भी और आप गोदान में भी देखोगे और प्रेमचंद में भी देखोगे और फैज में भी देखोगे कि लैंग्वेज वो बोलते हैं जो कॉमन आदमी को समझ में आती है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे, मतलब वर्डिंग हम देखेंगे है, कुछ नहीं है इसमें, कोई शुद्धता कुछ नहीं है, हम देखेंगे। अब चाहे इसको गुजराती लगाओ, चाहे आप इसको हिंदी लगाओ, चाहे आप इसको पारसी लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो लोगों का जो इमोशन है या उसको टच करना और उसको समझाना और वो मैसेज देना, वो लैंग्वेज का उद्देश्य होना चाहिए, भाषा का वो उद्देश्य होना चाहिए। शुद्धता की तरफ अगर जाते हैं ना, तो कई बार राइटर जो है कई बार उसमें एरोगेंस भी आ जाती है, हमारे ब्यूरोक्रेट में सबसे ज्यादा आती है। मैंने बहुत सारे देखे हैं राइटर, हमारे बहुत सारे कोलीग हैं जिन्होंने बुक लिखी है, मैं पढ़ता भी हूँ, पर बुक या तो भेंट करनी पड़ती है और या बोलना पड़ता है कि भाई आप इसको अपनी लाइब्रेरी में खरीद लो। तो मैं उसको बोलता हूँ कि तुम लिखते ही ऐसे क्यों कि जिसको आपको बोलना पड़े। देयर शुड बी ए डिमांड। आपके शब्दों की ताकत इतनी होनी चाहिए कि लोग आए कि सर और लिखो, हम वेट कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक, अरे मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूं और मैं एंटी करप्शन ब्यूरो में था, तब मैंने सोशल मीडिया यूज करना शुरू किया था और अच्छे खासे मेरे मतलब ट्विटर पे भी 80,000 के करीब फॉलोअर्स हैं। तो मैंने देखा है कि ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, अब फेसबुक तो जो है हमारी जनरेशन वाला आ गया, अगर आपको यंग जनरेशन से जुड़ना है तो इंस्टाग्राम पे जुड़ोगे या आप ट्विटर पे जुड़ोगे। ट्विटर पे इंटेलेक्चुअल से जुड़ते हैं। तो एक बिल्कुल क्लियर है वहां पे, जब भी आप बहुत शुद्ध भाषा का उपयोग करोगे उस पोस्ट को कोई नहीं पढ़ने वाला। क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। मतलब और आपने लंबी पोस्ट लिखी और शुद्ध भाषा में लिखी
चाहे हिंदी शुद्ध भाषा में लिखो, चाहे आप इंग्लिश में लिखो, नहीं पढ़ेंगे। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। और आप उसी को बोलचाल की भाषा में लिखो, उसी शब्द को, उसी वाक्य को, उसी संदेश को आप बोलचाल की भाषा में लिखो, उसकी मैक्सिमम रीच हो। तो इससे ये पता चलता है कि अगर लेखक में एक कहीं ना कहीं उसके अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है, एक कैपेसिटी है, या उसके ऊपर बहुत अच्छे आइडियाज हैं, तो उसको अगर पहुंचाना है, पहुंचाना चाहिए, तो पहुंचाने के लिए जो मीडियम है और जो उसकी जो संदेश है, वो पब्लिक को, कॉमन मैन को कहीं ना कहीं टच करना चाहिए। कॉमन मैन, जो मैन ऑन द स्ट्रीट, कॉमन मैन, उसके संघर्ष को, उसके लिए सॉल्यूशंस को, उसके मोटिवेशन को, उसकी दुविधाओं को अगर वो टच करता है, तो आप पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी चीज़ है। और हमारे पास उदाहरण है कि हमने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन लेखकों ने किए हैं। उन्होंने विचारधारा को चेंज किया है, उन्होंने देश की डेवलपमेंट को चेंज किया है, और बहुत सारी चीज़ों में उन्होंने एक नई विचारधारा पैदा की है। तो वो ताकत लेखक में होती है, हमेशा लेखक में वो ताकत रही है, पर उसको सिर्फ इतना मॉड्यूलेशन करने की जरूरत है। और कई बार क्या होता है कि आप अगर भाषा को बहुत अच्छे से बोलचाल की भाषा में नहीं बोलो, तो गैर समझ की बड़ी पॉसिबिलिटी रहती है, बहुत गैर समझ हो जाती हैं, और लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं, और कंट्रोवर्सी भी होती हैं। तो वो हम अगर अनुवाद में जाते हैं तो हमें समझ में नहीं आता हम किस चीज़ का क्या अनुवाद कर रहे हैं। अगर आप अभी बोलो कि भाई अब कितने लोग हैं जो हमारी जितने भी नोटिफिकेशन है, अगर उनका हिंदी अनुवाद पढ़े और समझ पाए, मुझे बताओ कितने हैं। हमारी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन जो हिंदी अनुवाद, शुद्ध हिंदी अनुवाद में है, नहीं समझ पाते हैं, तो फिर बोलेंगे नहीं पहले इंग्लिश वाला लाओ, कि पहले इंग्लिश वाला लाओ, इंग्लिश वाला पढ़ के फिर बताएंगे कि एक्चुअल में क्या है। तो आपके लिए डबल मेहनत हो रही। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में, डे टू डे मतलब आम आदमी की उसमें भी बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मेरा ये कहना था कि आप लोग बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चीज़ में। लेखक जो हैं और इस तरह के जो सम्मेलन हैं, उनमें भी इस तरह की चीज़ें, और जो नए लेखक उभर रहे हैं उनमें भी इस तरह की चीज़ें आई जा सकती हैं। और वो समस्याओं के ऊपर लिखें, एक एक समस्या पे लिखा जा सकता है। पैडमैन है, मूवी बनी है पैडमैन, पर उसने बहुत अच्छी चीज़ें की हैं कि पैडमैन मतलब सैनिटरी पैड के पीछे जो एक वो छुपी हुई थी, मतलब एक थोड़ा सा असमंजस की स्थिति रहती थी, मैं करूं, मैं बोलूं, नहीं बोलूं, वो हमारी कल्चर की बात थी, क्योंकि हम उससे सहजता से नहीं बोल पाते थे। अभी हमने एक यहाँ पे सी टीम लॉन्च की है, तो सी टीम महिला, उसका नारा ये है महिलाओं के लिए, और महिलाओं साथे महिलाओं माटे, मतलब गुजराती में उसको हमने दिया महिलाओं साथे महिलाओं में। तो वो बहुत तरह के काम करती रहती है, और उसमें बहुत सारा जो पुलिस का काम नहीं है वो भी करती रहती है। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ डे था, तो उस दिन एक एनजीओ हमारे पास आई, बोला कि आपकी हर जगह पुलिस स्टेशन है, तो आप यहाँ पे हम फ्री सैनिटरी पैड डिस्पेंसिंग मशीन लगाना चाहते हैं। तो मैंने मेरे ऑफिसर से पूछा कि भैया लगाएं, तो बोला सर इसमें पुलिस क्यों पड़ती है। मैंने बोला पुलिस क्यों नहीं पड़े इसमें, ये बताओ। तो खैर उस एनजीओ को उस दिन वो बात चली गई, उस एनजीओ को मैंने 2-3 दिन बाद बुलाया, हम लगाएंगे। तो हमने वो हमारी सी टीम के अंडर में एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया, खुशी, और हमारी पुलिस चौकीज के सामने और हमारे पुलिस स्टेशन के सामने वो वेंडिंग मशीन, फ्री वेंडिंग मशीन लगी हुई है कि आप वहीं पे कॉइन रखा है, वो कॉइन डालो और आपको एक सैनिटरी पैड मिल जाएगा। अब कई बार हम क्या है, उससे
अगर हम कॉमन मैन की कॉमन पब्लिक की या कॉमन मैन की तकलीफ को नहीं समझते हैं तो हमें ये समझ में नहीं आता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब हम ये सोचते हैं कि नहीं, मेरा इमेज ठीक रहना चाहिए, मुझे कंट्रोवर्सी में नहीं आना है, पर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि मैं अगर एक स्टेप लेता हूं तो कॉमन मैन ऑन द स्ट्रीट या महिला जो सड़क पे काम कर रही है उसको कितना फायदा हो सकता है। इन द प्रोसेस ऐसा भी है कि वो महिला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो महिला सब्जी बेचती है, वो महिला सफाई करती है, वो महिला घरों में भी काम करती है, किचन में भी काम करती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते सैनिटरी पैड के। ये समाज की जवाबदारी है। तो ये समाज की जवाबदारी कोई भी तबक्का उठाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी सेक्शन। क्यों? एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन आ गई है कि मैं फ्री में देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे पास माध्यम नहीं है, मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं इसको, तो हम माध्यम बने और आज वो प्रोजेक्ट इतना अच्छा चल रहा है। एंड वी आर प्राउड कि भाई उस प्रोजेक्ट में मतलब इतनी महिलाएं, जो महिलाओं के पास जो हमारी हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो किचन में काम करती है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो हमारे को भी इफेक्ट करती है। अगर उससे हम ग्रोसरी खरीदते हैं या हम सब्जी या फ्रूट खरीदते हैं और वो अगर मतलब स्वच्छ नहीं है या वहाँ इन्फेक्शन है तो वो हमारे को भी करती है। तो ऐसे समाज के बहुत सारे तबक्का हैं कि जिनकी फिटनेस और हेल्थ में हमारा स्टेक है, पर हम समझते नहीं है उस चीज को, हम एक्सेप्ट नहीं करते। हम सोचते हैं मारू, गुजराती में बोलते मारू सू और हिंदी में बोलते मेरा क्या, मुझे क्या मतलब है। लेकिन तुम्हें भी मतलब है और तुम्हें ही मतलब है एक्चुअली में। मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी, मुझे बहुत दिनों के बाद उसका मीनिंग समझ में आया कि अगर आप खुद को मदद करना चाहते हो तो दूसरों को मदद करो। बहुत ही फिलोसफिकल स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आती, तो मैंने दूसरों को क्या मदद करे जो मेरी मदद करे। लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि और ये मैंने देखा है कि जैसे हमारी सी टीम है, ये काम जो है सिर्फ महिला, बच्चों और बुजुर्गों के लिए करती है। तो जितना काम करने जाती हैं हमारे पास सी टीम के लिए उतना सपोर्ट हर सेक्शन से आता है, कॉर्पोरेट हो या कोई भी हो, हर आदमी सी टीम को कुछ न कुछ देना चाहता है। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, पर LNT ने उनके लिए काउंसलिंग सेंटर बना के खड़ा कर दिया। बॉम्बे की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन सारे काउंसलर हमारे को दे दिए जितनी भी काउंसलिंग के लिए चाहिए। हमारी ब्रांडिंग सनफार्मा ने कर दी। भूमि त्रिवेदी गुजराती की बड़ी अच्छी सिंगर है, उसका मतलब एक सॉन्ग के आई थिंक 1.5-2 लाख रुपए लेती है। उसने इसी टीम पे सॉन्ग लिखा। और एक सिग्मा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, उसने पूरा पिक्चराइज किया सॉन्ग को। अब हमने उसका ऐप भी लॉन्च किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एज ए राइटर समाज की ऐसी चीजों को पकड़ते हो, एज ए राइटर या पुलिसमैन या कोई भी है, कि जो समाज को कहीं ना कहीं एक समस्या का समाधान करती है या उसका समस्या का समाधान में कहीं ना कहीं माध्यम बनती है, तो आपका लेखन, आपकी जो लिटरेचर है वो बहुत बड़ा योगदान समाज को दे रही है। एंड यू विल फील प्राउड ऑफ इट। एंड समाज तो देखो, जब भी किसी को देता है ना, वो 1 to 1 नहीं रखता। जब लेता है तो भी मल्टीप्लिकेशन में लेता है और देता है तो भी मल्टीप्लिकेशन में देता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी अबाउट दिस थिंग। जैसे मेरे को ये समझ आ रहा था कि आपका वैल्यू ऑफ फ्लावर्स है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको हिंदी हम क्या बोलते हैं। अगर हम घाटी बोलेंगे तो मजा नहीं आएगा, लेकिन एक बहुत अच्छा वर्ड है, शब्दों की वादियां। तो शायद आप इसको चेंज करना चाहें। दैट वाज माय सजेशन। आपने यहाँ मुझे बुलाया और सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद। मुख्य अतिथि महोदय ने शुरू में ये कहा कि उन्होंने सोचा कि वो, और आखिरी मोमेंट तक वो सोच रहे थे कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। और मैं आपको सही बताऊं कि मेरा कलेजा यहाँ से कूद कर मेरे हलक में आके अटक गया। ये सर क्या बोल रहे हैं। तो मुझे मालूम है कि वो उनका
सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का तरीका था, और कल से ही उनका पूरा सिस्टम मेरे टच में है, और बहुत ही सारगर्भित और बहुत ही प्रैक्टिकल उनका जो उद्बोधन था वो कहीं से ऐसा नहीं था कि कहीं से बनाया हुआ हो या किसी ऑडियंस को स्पेशली एड्रेस करने के लिए हो। उन्होंने दिल से बोला और बड़ी अच्छी बात बोली कि भाषा सुग्राह्य होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, एज DOM लखनऊ, DOM इलाहाबाद, सीनियर डिविजनल ऑपरेशन मैनेजर इलाहाबाद, मेरे पास हमारा एक टास्क था कि हमारा जो स्टेशन वर्किंग रूल्स होते हैं, जो हमारा सबसे ज़मीनी स्तर का जो कर्मचारी होता है वो उसको पढ़ता है, समझता है, उसके अनुसार स्टेशन चलाता है, वो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में थे, तो उनका हिंदी अनुवाद करना था। जब उनका हिंदी अनुवाद हुआ तो इंटरलॉकिंग का अंतरपाषण और इंटरनेट का अंतरजाल लिख के आया मेरे पास। तो मैंने कहा भैया ये अंतरपाषण मेरे ही नहीं समझ में आ रहा, और अंतरजाल तो भगवान जाने किसने सोचा है, तो मैंने तो कभी सुना भी नहीं। तो इस तरीके का। और एक बार मुझे ध्यान है कि मैं इनफैक्ट नीति जी से मिला था तो उनको बता भी रहा था कि एक ट्रांसलेशन में अंग्रेजी का एक शब्द है सन ऑफ अ गन, तो सन ऑफ अ गन का जो फ्रेज़ है उसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा कमबख्त या नामाकूल या कुछ इस तरीके से, और उसका ट्रांसलेशन कर रखा था बंदूक की औलाद। तो कई बार इसमें अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो भाषा सुग्राह्य होनी चाहिए, जो सामने वाले के समझ में आए वो होनी चाहिए। हम लोग अक्सर, मैं अपनी बेटी से मजाक किया करता हूँ, मैं उससे कहता हूँ चलो इसका मतलब बताओ, दैट अ सिंगल स्पेसिमेन ऑफ द एवीज क्लास इन द अपर प्रीहेंसाइल इज वर्थ 2 ऑफ द सेम इन्वेंट्री इन द थिकेट। तो इसका मतलब है बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। तो हमको इस तरीके की भाषा का प्रयोग नहीं करना है। तो बहुत ही आपने सर एक पते की बात कही कि हम भाषा वो लिखें। मैं भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हूँ और मैं भी ये पाता हूँ सर कि जब आपकी भाषा वो होती है जो आम आदमी तक पहुँचती है तो आम आदमी उससे जुड़ता है और बहुत हिट्स मिलती हैं, और वो ज़रूरी है क्योंकि इससे पता लगता है कि लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। आम आदमी के बात वो करें जो आम आदमी के दिल को छू ले, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप व्यक्ति से नहीं जुड़े, जैसे प्रेमचंद जी की सबसे बड़ी, जो मुझे लगता है उनकी सबसे बड़ी बात यही है, जैसे एक जगह लिखते हैं कि उसके बाद भगत कहीं नहीं गया, उसमें मंत्र कहानी में, कि जब उसका बेटा जो है उसको डॉक्टर चड्ढा ट्रीट नहीं करते हैं तो कहते हैं कि उसके बाद भगत कहीं नहीं गया, उसने किस्मत ठोक ली, या हिंसा रोकती थी और कहते हिंसा ढकेलती थी। तो इस तरीके की जो बातें लिखते हैं तो भगत की जो उन्होंने मार्मिकता उसमें बयान करी है वो अपने आप दिल को छू लेती है, आपको उससे कनेक्ट करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपने कहा कि संप्रेषण का बहुत अधिक महत्व है, और ये बात ठीक है कि अगर हम कुछ ऐसा लिख गया जो सिर्फ हमें पता है। अंग्रेजी के एक बड़े फेमस पोएट थे, उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त कविता लिखी, किसी के समझ में नहीं आई, तो लोगों ने कहा चलिए कवि सम्मेलन करवाते हैं। तो कवि सम्मेलन जब करवाएंगे तो वो उसका जवाब बता देंगे, कोई बच्चे को खड़ा कर देंगे, पूछ लेगा तो हम सबकी इज्जत बच जाएगी कि हमें समझ में नहीं आई। तो कवि सम्मेलन में जब उन्होंने कविता सुनाई तो एक बच्चे को खड़ा किया गया, उसने पूछा कि सर मेरे समझ में नहीं आई। तो बोले जब मैंने कविता लिखी थी तो मुझे पता था और भगवान को पता था कि इसका क्या मतलब है, अब सिर्फ भगवान को पता है। तो ऐसा भी हमें नहीं लिखना है। और जो आखिरी बात आपने कही सर कि लेखकों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो इसमें कोई शक नहीं है सर कि लेखक की बहुत भारी जिम्मेदारी है, और कितनी बड़ी जिम्मेदारी है वो वाजपेयी सर ने अपने संभाषण में हमको बताया। मेरे को तो उतना नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को कैद कर लिया था और उनकी आंखें फोड़ दी थी, तो उस वक्त चंद बरदाई नाम के लेखक ने कहा था 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, वाह ऊपर चौहान है मत चूके, वाह ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, और उसके बाद रेस्टलेस इज हिस्ट्री। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप 2 लाइन से जो है उस आदमी को ख़त्म करवा सकते हैं जिसने इतना बड़ा अत्याचार किया। दुष्यंत कुमार कहते हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। और कौन कहता है कि आसमान में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है लेखक के ऊपर। और आपने जो सामाजिकता से जोड़ने की बात कही सर, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम हवा में कुछ लिखते रहें, इसका समाज से कोई सारोकार नहीं हो तो ऐसे लेखन का कोई मतलब नहीं है। मैं भी आपकी इस बात से बहुत आई मीन फॉर ऑल द लव इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू बी प्रैक्टिकल ऑल्सो। तो सर आपकी जो आपका जो उद्बोधन था, इससे बातें हम लोगों ने ग्रहण करी। मैंने कहा थोड़ा सा मैं इसको समराइज़ करूं। अब समय आ गया है कि चाय का समय हो, तो मैं और समय नहीं लूँगा, बस एक छोटा सा धन्यवाद ज्ञापन ज़रूरी बनता है। हालांकि ये हमारा इनॉग्रल सेशन है, धन्यवाद तो पूरे के लिए अंत में दिया जाएगा, पर इस इनॉग्रल सेशन में भी धन्यवाद ज्ञापन बनता है। और मैं कमिश्नर पुलिस सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे हम उनके पास गए, वो इस बात पे बिल्कुल भी अपसेट नहीं हुए कि हम इतने शॉर्ट नोटिस पे गए, और एक अभिभावक के रूप में उन्होंने यहाँ पर आने की अपनी सहर्ष सहमति दी। उसके लिए मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ सर। और हमें इस बात की उम्मीद है कि आप आगे भी हमारे इस अकादमी में आते रहेंगे, क्योंकि सर हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे है सर। तो
मैं डीजी सर का धन्यवाद दूंगा। डीजी सर ने अध्यक्षता ग्रहण करी। डीजी सर की सबसे जो अच्छी बात है, सबसे प्यारी बात है कि हम जो भी करना चाहते हैं हमें करने देते हैं। तो इसलिए मैं उनके पास जाता हूँ, सर ये करना, और कहते हैं हाँ करो। तो सर आपका ये जो इनकरेजमेंट है ये हम लोगों को अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना समय निकाला। सर मैं डीडीजी कमलेश भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा। कमलेश भाई हमेशा जैसा वे कहते हैं मुझसे, गौरव भाई क्या करना बताओ, ज़्यादा बोलो। अभी भी मैं गया उनके ऑफिस में, डीजी सर के बोले क्या करना है कुछ बोलो, तो ही इज़ ऑलवेज देयर एज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच कमलेश भाई। मैं अंशु चौहान मैडम को धन्यवाद दूंगा। आप हमेशा हमारे साथ रहती हैं मैम। सर इज द हेड ऑफ द फैमिली, यू आर द हार्ट ऑफ द फैमिली, दैट्स ऑल आई विल से। एंड एल.एस. वाजपेयी साहब का धन्यवाद, उनका मार्गदर्शन हमको हमेशा मिलता रहा। सभी लेखकगण जो यहाँ पर आए हैं वो काफ़ी दूर दूर से आए हैं, आप सबका धन्यवाद। हमारे जो जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, अब मैं सबको इंडिविजुअली तो क्या एड्रेस करूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं किसी के पास अगर चला जाता हूं कि सर ये चाहिए तो कभी ना नहीं होती। तो सभी फैकल्टी मेंबर्स का हृदय से धन्यवाद। मैं धन्यवाद दूंगा अंजुम शर्मा का। अंजुम शर्मा यहाँ पर तो बाद में प्रकट हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारी बड़ी आपस में बातचीत होती रहती थी, तो उनका धन्यवाद। तानिया यहाँ पर नहीं है, लेकिन तानिया ज़रूर ऑनलाइन जुड़ी होंगी, वो उत्तराखंड में है। तो अगेन तानिया सैली, उनके साथ बहुत बातचीत रही, बहुत एक्सचेंज रहा मैनेजमेंट में। अगर वो मुझे सुन रही हैं तो उनको धन्यवाद। हमारी पीएस जया मैडम, उन्होंने ये पक्का समझ लिया है कि इनके बस की कुछ नहीं है और ये एक दिन इनका कुछ गड़बड़ होगा, तो वो दिन में 4 बार आके मुझे याद दिलाती हैं, सर ये करना था, सर ये करना था, सर आपने ये नहीं किया, और उनका याद दिलाना सही है वरना मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो उनको बहुत धन्यवाद। ओपी सेन यहाँ पे हैं, अनुराग हैं, लास्ट मोमेंट पे आकर उन्होंने काम संभाला, उनको धन्यवाद। एक स्पेशल क्लैप बनता है एसएससी टेली भगत के लिए, प्लीज़ आप उनको करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। वो बिल्कुल गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी करके लगे हुए हैं, और जितना आप इतना सारा इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे हिसाब किताब देख रहे हैं, मेरे बस की तो इसका नखून भी नहीं था, सब कुछ उन्होंने मिलके किया है। और किसके साथ मिलके किया है? ऋषभ और उनकी पूरी टीम यहाँ पे पीछे बैठे हैं। दे डिजर्व अ हैंड बिकॉज दे हैव ऑल्सो डन अ वंडरफुल जॉब। और प्लस मैं राजेश उनियाल और उनकी टीम को भी अलग से धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब भी मैं उनको बुलाता हूँ तो उनके भी ज़बान पर कभी ना नहीं होती, हमेशा काम बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके अलावा हमारे जितना भी सपोर्ट स्टाफ यहाँ पे है और जितने भी प्रोफेशनल्स यहाँ पे पहुँचे हैं, हालांकि प्रोफेशनल्स की तो ये ड्यूटी ही बनती है, लेकिन फिर भी आप सबका धन्यवाद, क्योंकि आज आप लोगों के यहाँ से रुखसती का दिन है। तो जैसा कि सर ने कहा कि कोविड का इशू था, हम लोग इस हॉल को बिल्कुल भर सकते थे, लेकिन कोविड के प्रोटोकॉल के चलते थोड़ा सा हमको उसमें भी रोकना पड़ा, बट हम लोग ऑनलाइन सबसे जुड़े हुए हैं, तो सारी दुनिया देख रही होगी। और अंत में मैं जो अगर कोई मुझसे छूट गया हो तो मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहूँगा कि वो दिल के पास है इतना कि अक्सर छूट जाता है, वो दिल के पास है इतना कि अक्सर छूट जाता है, बहुत मासूम है, हर बात पे ही रूठ जाता है, और गहन संवेदना का आवरण होता है कुछ ऐसा कि चोट छेनी पे पड़ती है तो पत्थर टूट जाता है। तो अगर कोई छूट गया तो इसका मतलब वो मेरे दिल के सबसे करीब है, तो उनको बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और अब हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे चाय के लिए, और फिर उसके बाद हम अपने लिटरेरी सेशंस का प्रारंभ करेंगे। एक बार फिर से सब लोगों ने अपना समय दिया और इनॉग्रेल सेशन को सफल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।